अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है आईटीबी का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सब्जेक्ट का, वो है पेज नंबर 60 से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। अब तक हम 21 क्वेश्चंस कर चुके हैं प्लस 30 क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, ठीक है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड अब हमने डिटेल पढ़नी है। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी? इंट्रोडक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट, बट द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पुअर, ठीक है, गरीबों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इट्स बेसिक एम टू प्रोवाइड द मेंबर्स गुड्स एंड सर्विसेज एट लोएस्ट प्राइस। और दूसरा पर्पस क्या है कि लोगों को कम कम पैसे पर क्या करना, लोएस्ट प्राइस पे उनको चीज़ें फ्राहम करना, ठीक है। गरीब लोगों की मदद करना, उनको मार्केट रेट से थोड़ा सा कम रेट पर चीज़ों की फ्राहमी करना, सेल परचेज करना, ठीक है। ये है इसका पर्पस। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। कहते हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। थ्रिफ्ट क्या होता है बेटा? थ्रिफ्ट में एक फ़ायदा आ जाती है, थ्रिफ्ट में सेविंग्स आ जाती हैं, लोन एसोसिएशन आ जाती है, ठीक है। थ्रिफ्ट में जो है मनी के अकॉर्डिंगली चीज़ों की बातें आ जाती हैं, ठीक है। यानी किस तरह उसको सेव किया जाएगा, किस तरह उसको यूज़ किया जाएगा, किस तरह उसको दूसरों की हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एंड म्यूचुअल एड अमंग एग्रीकल्चर एंड अदर पर्सन। दूसरा क्या है कि अगर इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट उसमें ज़रूरत पड़ जाती है, एंड अदर पर्सन विद कॉमन इकोनॉमिक नीड्स, ऐसी कोई ज़रूरत आ जाती है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि म्यूचुअल एड किया जा सकता है। यानी कि जल्दी से एक सोसाइटी बना के उसमें जो पैसे इकट्ठे हुए होते हैं उन पैसों को इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। और कहते हैं कि एज़ टू ब्रिंग किस लिए किया जाता है? सो एज़ टू ब्रिंग अबाउट बेटर लिविंग, बेटर बिजनेस एंड बेटर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फॉर डैट पर्पस टू कंसोलिडेट सोर्सेज को स्ट्रांगली हैंडल करके क्या किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? दूसरों की मदद के लिए उनको लोएस्ट प्राइसेस पे चीज़ें फराहम करके उनकी हेल्प करने के लिए ये काम किया जाता है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि ये फ्रीली किसी को कुछ भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट प्राइस पे दूसरों की मदद की जा सकती है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, और वो किस लिए करें कि उनकी कोई कॉमन इकोनॉमिक नीड है जिसके लिए वो सब पैसे इकट्ठा करके काम करें। जैसे कि हम अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एक छोटा सा गांव है, ठीक है, वहाँ पे अब उनको चाहिए कि हमारे पास खेत तो हैं लेकिन इतना पैसा नहीं है कि बीज इकट्ठे कर सकें, ला सकें, और जितनी भी उसकी काश्तकारी का काम है वो करवाया जा सके। तो क्या किया कि सब ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाए, सब इसके मेंबर्स बने, ठीक है, और क्या हुआ, करके पैसे इकट्ठे करके उस सब में तकसीम कर दिए गए और काम कर लिया, ठीक है। तो ये जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन। कहते हैं कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जिनकी जो कि यूनाइटेड वॉलंटरली होते हैं, ठीक है, एक ही काम के लिए रजामंदी के साथ मुत्तहिद होते हैं, फॉर सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प के लिए, या फिर म्यूचुअल एड अमंग मेंबर्स, सारे मेंबर्स की मिल के कोई एक मदद के लिए। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्रीकल्चर की एग्जांपल दी, उसके लिए इकट्ठे हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। और क्या कहते हैं कि इसका मकसद क्या है? अचीविंग द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अचीविंग द प्रॉफिट नहीं है बल्कि अचीविंग द लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, कि जिसमें वो जी रहे हैं उससे अच्छे तरीके से जीना चाह रहे हैं। अब क्या है, हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में क्या है? सबसे पहले है मेंबरशिप। कहते हैं कि इसकी जो मेंबरशिप है इज़ ओपन फॉर ऑल एडल्ट पर्सनस, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी माइनर जो है वो कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे द परचेज ऑफ वन शेयर इज़ सफिशेंट। ये इतना इजी है इसमें मेंबरशिप आपकी लेना कि इसमें आपने इसके कम कम प्राइसेस पे इसके शेयर्स होंगे, ठीक है, और एक शेयर को भी आपने अगर परचेज कर लिया तो आप इसके मेंबर बन जाएंगे। और
क्या कहते हैं, द सोसाइटी कैन रिफ्यूज़ मेंबरशिप, किसी को भी मेंबरशिप के लिए रिफ्यूज़ किया जा सकता है, हो सकता है कि उसकी कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन क्या कह रहे हैं, कैन रिफ्यूज़ मेंबरशिप विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी फैक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, के लोगों को इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, उन पर ये अफशा करना ज़रूरी नहीं है, डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं है कि किस वजह से इस एक फ़लाँ बंदे को मेंबर नहीं बनाया जा रहा। बस अगर कि सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि एक शख्स को हमने मेंबरशिप नहीं देनी, डेट्स इट, उसको मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि एक शख्स पर उनको भरोसा ना हो सकता है कि एक शख्स का रिकॉर्ड पहले से अच्छा ना हो, इसलिए वो ऐसे शख्स को अपने पास मेंबरशिप ना देना चाह रहे हों, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि डिज़ायरेबल तो है इसकी रजिस्ट्रेशन, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लाजमी नहीं है। लेकिन अगर इसमें कहते हैं कि अगर ये जो है मोर देन वन प्रोविंसेस एक कंपनी काम कर रही है, ठीक है, अगर ये एक प्रोविंस से निकल कर दूसरे प्रोविंस तक जा रही है, इसकी तादाद और इसकी वर्किंग, तो फिर ऐसी सूरत में मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के थ्रू इसको 1942 इसके थ्रू जो है इसको जो है वो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो मस्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ रिक्वायर्ड है, अगर वो चाहें तो रजिस्टर्ड करा लें, चाहें तो ना कराएं। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा प्रोविंसेस में काम करने लगे हैं तो फिर मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के थ्रू इनको जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल। कहते हैं कि द मेंबर्स थ्रू परचेज ऑफ शेयर्स एंड पेइंग मेंबरशिप फ़ी कंट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी। मेंबरशिप फ़ी देंगे और शेयर परचेज करेंगे, इससे क्या होगा, सिंपली उन्होंने जो है वो क्या कर लिया, इसका कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। छोटे छोटे काम से, छोटे छोटे पैसे से इन्होंने अपना काम चलाना होता है। कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वन मेंबर कैन बाय वन शेयर ओनली अप टू 1/5 ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंगली ओनली 1/5 जो है इतना ही एक बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है, और एक बंदा जो है वो एक ही शेयर परचेज करेगा, 1/5 तक वो इसका मेंबर बन सकता है, ज़्यादा का मेंबर बनाना ही नहीं है उन्होंने। उसके बाद क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन। द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलेंटरी, एनी पर्सन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम अ member of cooperative society and can also leave the society by giving due notice to the managing committee। यानी एक बंदा आना चाहता है तो वो एक शेयर परचेज करेगा, उसमें आ जाएगा सबके कॉमन इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, अपने किसी खास फ़ायदे के लिए नहीं, जिसमें जो सबका कॉमन इंटरेस्ट है जिसकी वजह से शेयर को सेल किया जा रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया जा रहा है, उसके लिए वो आना चाहे आ सकता है, और अगर जाना चाहे तो जा भी सकता है, एक उसको नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं मैनेजमेंट। मेंबर्स इलेक्ट द मैनेजिंग कमेटी, ठीक है, जो मेंबर्स होंगे इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है, वो ही क्या करेंगे, मिल के मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे, और किस लिए बनाएंगे, टू कैरी ऑन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी अफेयर्स होंगे सोसाइटी के उसको वो लोग हायर करेंगे। अब ऑब्वियसली उनको ये सैलरी पर ही हायर किया जाएगा, ठीक है, तो उनको हायर करके उन्हें ये काम दे दिया जाएगा जैसे कि कंपनी में होता है। द मैनेजिंग कंपनी कैरीज आउट द पॉलिसीज एज लेड डाउन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। जो मीटिंग होगी उसमें जो कि पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसी को लेकर वो आगे चलेंगे। बट इट इज़ सिग्निफिकेंट टू मेंशन, इम्पॉर्टेंट है कहते हैं यहाँ पे मेंशन करना, डेट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑलवेज डिसाइड एवरी इम्पॉर्टेंट मैटर, कि जब भी कभी कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट मैटर आएगा तो कहते हैं कि ये बता देना भी ज़रूरी है कि शेयर होल्डर्स जो इकट्ठे होंगे, मीटिंग इसके जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो आएंगे, एक जनरल मीटिंग होगी और उसमें आके वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। किसी इम्पॉर्टेंट मैटर पर डिसीजन लेने का उन्हें भी हक है मैनेजर्स के साथ साथ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं वन वोट। वन वोट यानी इस सोसाइटी में अ मेंबर हैज़ ओनली वन वोट, ठीक है, और वो कौन सा वोट है, उसने खुद अपना शेयर परचेज किया तो उसके ज़रिए से उसका अपना वोट उसको मिल गया, ठीक है। तो कहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम, जो उसने एक शेयर परचेज किया है
उसी के अकॉर्डिंग उसको मिल गया, उसका वोट भी उसको खुद को ही मिल गया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एवरी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ इक्वल राइट्स। सबके इक्वल राइट्स है क्योंकि सबका एक शेयर है और सबके राइट्स भी इक्वल हैं। मोटिव नाउ, मकसद क्या है इनका, कहते हैं कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अर्न नहीं है, रेदर टू रेंडर द सर्विसेज for its members in a particular field and works on the principle of each for all and all for each। क्या मतलब है, कहते हैं कि इस कंपनी का मकसद, इस सोसाइटी का मकसद क्या है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मकसद ये है कि इसमें उन्होंने प्रॉफिट अर्निंग नहीं करनी बल्कि एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ज़रूरत के वक्त उनके काम आना है, और ये किसी ख़ास फील्ड में भी काम कर सकते हैं और ये फिर इस फार्मूले के तहत भी काम किया जा सकता है कि जो कुछ है वो सबका है और जो कुछ है वो किसी एक का है, यानी कि ज़रूरत के वक्त किसी एक को भी मिल सकता है और ज़रूरत के वक्त किसी ख़ास पर्पज़ के लिए जिसके लिए वो काम किया जाएगा उसके लिए उसको यूज़ भी किया जा सकता है, लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। इसमें सब मेंबर्स को ही सर्विसेज देना होता है। वट एवर लिटिल और मोर प्रॉफिट इट अर्न इट्स इज स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स। कहते हैं कि ज़्यादा हो या थोड़ा हो, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो इसके मेंबर्स को आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉट मोर देन 10% अमंग द मेंबर्स दे दिया जाता है। क्या मतलब है, कहते हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं कि नॉट मोर देन 10% अमंग द मेंबर्स एंड कीपिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ प्रॉफिट 1/4 इन केस ऑफ प्रोड्यूसर्स सोसाइटी एट रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व में रखा जाएगा जो प्रॉफिट होगा 10%, बाकी सारा क्या होगा मेंबर्स के लिए तकसीम कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी काम जिस काम के लिए सोसाइटी बनी है उसमें लगा दिया जाएगा। Wait a minute, whatever the little or more profit it earns, it's spent for the welfare members after distributing not more than 10% among the members। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हुई यहाँ पे। कहते हैं कि जो 10% है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा और बाकी का सारा जो है वो रिज़र्व में रखा जाएगा, ठीक है। उस सारे को अपने पास रखा जाएगा और ये मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है। जिसको भी ज़रूरत होगी उसको दिया जाएगा, यहाँ पे ज़रूरत के वक्त वो काम पे लाया जाएगा। सिर्फ 10% जो है वो अमंग द मेंबर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। मेंबर यानी कि जितना भी प्रॉफिट हुआ, लेट सपोज अगर उन्हें 100% प्रॉफिट हुआ है तो उस 100% में से 10% जो है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा और बाकी का सारा जो है वो उनके ही अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंगली जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि अगर ये सोसाइटी जो है ये प्रोड्यूसर सोसाइटी है तो फिर इसमें वो 1/4 जो है वो रखेंगे, ठीक है। 10% नहीं बल्कि 1/4 कितना होता है, आई गेस 25% होता है। कहते हैं कि फिर इस सूरत में वो इतना एज रिज़र्व जो है वो इसको रखेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ऑनेस्टी। कहते हैं कि दिस सोसाइटी इज इस्टेब्लिश विद द व्यू ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड वेलफेयर, ठीक है। देयरफॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए और पेट्रियोटिज्म के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। उन्हीं के फ़ायदे के लिए अपने जो है वो जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह के फ़ायदे के लिए अगर वो काम किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि हर एक की ड्यूटी जो है वो ऑनेस्टली एंड सिंसियरली जो है परफॉर्म होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, कहते हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ 30। कम से कम इसमें 30 लोग हो सकते हैं क्योंकि हर एक को सिर्फ एक ही शेयर परचेज करना है, तो मिनिमम नंबर जिसमें 30 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने लोग चाहें इसमें एंटर हो सकते हैं। उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा शेयर परचेज़ होंगे, जितने ज़्यादा शेयर परचेज़ होंगे तो ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, उसको उतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की जाएगी, उसको काम में लगाया जाएगा और उससे जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा लोगों को मिलेगा भी। और इससे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि रिज़र्व्स में ज़्यादा आएगा और जब पैसा रिज़र्व में ज़्यादा रहेगा तो इससे फिर क्या होगा
के वेलफेयर के काम ज़्यादा हो पाएंगे। उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स हो गया। उसके बाद है लायबिलिटी। तो कहते हैं कि इसमें लायबिलिटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की इज़ जनरली लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है जितना किसी का शेयर हो, लेकिन बट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस रिगार्ड, कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अगर ये इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, कहते हैं कि इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, तो फिर इसमें लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ अनलिमिटेड। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्रीकल्चर में नुकसान हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि उन्हें ज़रूरत पड़ जाए पैसों की ज़्यादा, तो फिर कहते हैं कि ऐसी सूरत में लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी बल्कि अनलिमिटेड हो जाएगी। उनके पर्सनली जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम ऐसा होगा। नॉर्मली जनरली जो है वो ये इसमें लिमिटेड लायबिलिटी ही होती है। उसके बाद कहते हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। इफ़ द सोसाइटी इज़ रजिस्टर्ड, ठीक है, तो फिर इसको मेंटेन करना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड्स को, और इसका ऑडिट भी होगा। और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कहते हैं द शेयर्स ऑफ सोसाइटी कैन ओनली बी ट्रांसफर टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड इट इज़ possible only when a member has held the share for more than 1 year। सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर को कोई दूसरे को उसी वक्त ट्रांसफ़र कर सकता है, दे सकता है, जब उसने उस एक शेयर को मोर देन 1 ईयर अपने पास रखा होगा, तो अदरवाइज़ नहीं कर सकता। अदरवाइज़ क्या करेगा, वापस ले लेगा। ठीक है, परचेज वापस जो है वो कम सोसाइटी को वापस कर देगा। कैश ट्रांजैक्शन, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली डील्स इन कैश ट्रांजेक्शन्स। इसमें कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं। ठीक है, द रूल इज़ वेरी हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स एंड रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस ऑफ रिकवरी। इसमें बैड डेट्स और एक्सपेंसेस रिकवरी वगैरह की ज़रूरत नहीं आएगी। बस सिंपली जो भी कैश होगी उसी से सारी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी। विदड्रॉल ऑफ कैपिटल, कहते हैं कि एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी कैन विदड्रॉ एंड री इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ हिज शेयर इन कैपिटल एट एनी टाइम। ठीक है, वो जब चाहे पैसे निकाल सकता है, यानी कि अपना शेयर किसी और को परचेज करके या उसको वापस करके अपने पैसे वापस ले सकता है, जब चाहे इसमें री इन्वेस्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सोसाइटी नो वन कैन एक्सप्लॉइट हिज राइट्स इवन इन दिस सिचुएशन। हाँ, जो इसका एक बात है, कहते हैं कि जब कोई अपने कैपिटल को विड्रॉल करा लेगा, यानी कि शेयर को वापस करेगा, तो फिर ऐसी सूरत में वो अपने कोई राइट्स फिर नहीं ले सकता। ठीक है, फिर उसके राइट्स भी साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, उसको कोई ख़ास प्रॉफिट साथ में नहीं दिया जाएगा। कॉर्पोरेट बॉडी, कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी लाइक अ कंपनी। ठीक है, इसको कंपनी की सूरत दे दी जाएगी विच हैज़ इट कॉमन सील। It can enter into contract with other person and can file or defend suits by its name। यानी कंपनी की तरह ये भी जो भी काम करेगी सोसाइटी, ये अपने नेम से करेगी। ठीक है, जहाँ भी जाएगा सिग्नेचर इसका जाएगा, स्टैंप इसकी जाएगी। ठीक है, किसी भी मेंबर का नाम, शेयर होल्डर का नाम नहीं जाएगा, मैनेजर का नाम नहीं जाएगा, बल्कि सोसाइटी की तरफ से जो इसकी एक स्टैंप होगी वो जाएगी, कॉमन सील जो है। ठीक है, या फिर अगर किसी पर कोई इन पर फाइल करेगा या ये किसी पर सूट वो केस करेंगे, तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, कंपनी का नाम ही जाएगा, सोसाइटी का नाम ही जाएगा, ये अपना नाम नहीं दे सकते। चलें, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो बेटा मुझसे पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।